नमस्कार, एंडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। समर्थन, दावेदारी और सस्पेंस। हम बात कर रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट की, जहां से समर्थन भी कुछ लोगों को मिल रहा है, एक दूसरे को समर्थन किया जा रहा, दावेदारी अनेक है, फिर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सीट पर चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही तरफ से दावेदारों की होड़ लगी है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे मेरे ठीक पीछे, और वो बता रहे हैं कि यहां किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी से टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है। उसमें चाहे हम बात अर्चना चिटनीस की करें, मोगे साहब की करें, या हर्ष जो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके बेटे, उनकी बात करें, ऐसे तमाम तरह के नाम हैं जो वहां से दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस में भी कमी नहीं है। कांग्रेस में सबसे मुफीद चेहरा और सबसे चर्चित चेहरा है अरुण यादव का, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही है। पहले कमलनाथ ने कहा था कि मुझसे अभी तक उनकी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब बात हो गई, और वो इंदौर में पहुंचे और वहां तो बात नहीं हुई, लेकिन अब दिल्ली में मुलाकातें हुई है। दिग्विजय सिंह से मिले हैं अरुण यादव, विवेक तनखा साहब से मिले हैं, और कमलनाथ जी से भी बात हुई, आज पुनः बात होगी। तो क्या ये माना जाए कि वहां जिस तरह की दावेदारी प्रस्तुत की जा रही, शेरा ने अपनी पत्नी के लिए वहां से टिकट मांगा है, सचिन बिरला लाइन में है जो विधायक है, वो लगातार अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, या फिर बात करें झुमा सोलंकी की, वो भी अपने लिए टिकट मांग रही। तो एक लंबी कतार यहां दिखाई दे रही है, और इस कतार में बड़े बड़े नेता लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम भी खूब चर्चा में है, दीपक जोशी भी है, हितेंद्र सोलंकी का नाम भी चर्चा में है, उस लोकसभा से जिससे नंद कुमार चौहान का देहावसान के बाद वो खाली हुई है। तो चलिए समझेंगे, लेकिन जरा सुन लेते हैं, जब ये टिकट की दावेदारी है और कांग्रेस में जो मचा हुआ है उसको लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले सुनिएगा कि अरुण यादव को लेकर कमलनाथ जी ने क्या कहा था, वो सुन लीजिए जरा। मेरी सर्वे रिपोर्ट आ जाए और कोई कहे कि वो लड़ रहे हैं, वो पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। सर्वे आ रहा है, सर्वे नहीं आया, नहीं तो मैं अभी बैठे बैठे यह नाम घोषित कर देता। दिल्ली बहुत दूर है अभी कांग्रेस को, इसलिए भोपाल के वैसे भी प्रदेश में उनकी रुचि कभी रही नहीं है ये सभी लोगों की, और प्रदेश की जनता इसीलिए उनको 20 साल से सबक भी सिखा रही है, 18 साल से। ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे पब्लिक है, सब जानती है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश की सियासत करते हैं। बात कर रहे थे वो कमलनाथ की, बिना नाम लिए उन्होंने कटाक्ष किया। वहीं पर इस समय दिग्विजय सिंह भी है, राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, और कमलनाथ जी भी वहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी एक अनार सौ बीमार की स्थिति है। आखिर किसको टिकट मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस से, यही तो आज हमारा मुद्दा है। समर्थन, दावेदारी, सस्पेंस। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। उमेश शर्मा जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजेश रोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, क्या माना जाए, कब तक ये चेहरे बहुत दिख रहे हैं आजकल, चर्चा है, हर्ष अपने आप को लेकर चिंतित है कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पिता के देहावसान के बाद पहला हक उनका बनता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन चाहे अर्चना चिटनीस जी की बात करें, कैलाश जी के नाम भी चर्चा में है, मोगे साहब अपनी अलग दावेदारी कर रहे हैं। क्या होगा खंडवा में? उमेश जी, फिरोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी बोलिए। फिरोज जी, आपसे भी यही मेरा सवाल है कि क्या होगा अरुण यादव को लेकर। पहले कहा कमलनाथ जी ने कि सर्वे आ जाए उसके बाद सोचेंगे, अभी तक तो मुझसे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब तो मुलाकात हो गई है दिल्ली में अरुण यादव कमलनाथ जी की। तो क्या तमाम तरह के जो बादल थे वो छट गए, या चाहने वाले टिकट की लंबी कतार में मुश्किल में है कांग्रेस? नहीं, हम कहीं मुश्किल में नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, कांग्रेस का अपना सिस्टम है टिकट बांटने का। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वहाँ के विधायक, कार्यकर्ता जो कहेंगे वो सारे नाम हमारे पास आ रहे हैं, आएंगे। अरुण यादव जी निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता हैं, हमारे कद्दावर नेता हैं, और वो भी एक, अगर पार्टी उचित समझेगी तो उनको भी टिकट देंगे, उसमें हमारी कोई दूरी नहीं है। और जहाँ तक कमलनाथ जी से चर्चा है, तो कमलनाथ जी पीसीसी चीफ है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी से सबकी चर्चा निरंतर होती रहती है, बात होती रहती है।
अभी जो मीडिया की तरफ से जो आपने बाइट सुनाई, मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि अरुण यादव जी होंगे क्या दावेदार, तो उन्होंने कहा अभी तो मुझसे कहा नहीं है उन्होंने कि अभी कैंडिडेट ये तय नहीं है कि कैंडिडेट ही वो लड़ना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अब यदि अगर वो बात हुई होगी, उनका सर्वे में नाम आया होगा, तो ये तो अभी उपचुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है तैयारी कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को हम मजबूत कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जी। और जो भी होगा सबसे सामंजस्य करके मिल बैठ के बात करके। लेकिन ऐसा कहा जा रहा शेरा भी पहुंच गए वहां अपनी पत्नी को लेकर, उनको वो चाहते उनको टिकट दे दिया, झूमा सोलंकी अपनी बात कर रही है। देखिए, सबको पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको टिकट मांगने का अधिकार है। जो भी खंडवा लोकसभा में जान पहचान रखता है तो उसको अधिकार है। विदिशा लोकसभा से मुझे मांगने का अधिकार है, मैं भी मांग सकता हूँ। सबको मांगने का अधिकार है। पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट दिया जाएगा और सबसे सामंजस्य करके ही, बात करके ही टिकट देंगे हम, ताकि हम एक मजबूत फोर्स के रूप में सामने उभर कर आ सकें और वहां से हम लोकसभा से, खंडवा लोकसभा से जीत दर्ज करके मोदी सरकार को ये स्पष्ट संदेश दे सके कि विपक्ष जो है, जनता जो है, आपकी महंगाई, कोरोना से हुई मौतों और तमाम जितनी नाकामी है उनके खिलाफ है। उनके और खिलाफ ये उमेश शर्मा जी मैसेज देने की तैयारी है कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी काफी सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं। अर्चना चिटनिस है, मोघे साहब हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम भी आ जाता है बार बार बीच में, और हर्ष तो है ही दावेदार। चलिए, राजेश सिरोटिया जी मेरे साथ जुड़े, फिर उमेश जी से संपर्क टूट गया मेरा। राजेश जी, खंडवा लोकसभा को लेकर दोनों ही तरफ से काफी नाम चर्चा में बने हुए हैं। अरुण यादव को लेकर जो दिखाई दे रहा है वो आप और हम सब देख रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली बुलाया है कमलनाथ जी ने मिलने, क्या कुछ हो पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, अरुण यादव जो है सबसे सशक्त दावेदार का कोई है खंडवा से कांग्रेस के पास, तो वो अरुण यादव है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो कैलाश विजयवर्गीय तो को पहले कहा गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें वो जब भी लड़ेंगे इंदौर से लड़ेंगे, खंडवा का उनको कोई मूड नहीं। अब बात आती है कृष्णवाड़ी मोघे, जो पहले खरगोन से सांसद रहे, हो गया है। तो एक तो कृष्णवाड़ी मोघे और दूसरी अर्चना चिटनिस। अर्चना चिटनिस तो काफी लंबे समय से पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन बीजेपी में भी जो आकलन करके, क्षेत्र में आकलन करके, जीत की संभावना का आकलन करके टिकट दिए जाते हैं, जो शैली आजकल कांग्रेस भी अपना रही है। सर्वे कमलनाथ जी जैसे बोल रहे हैं, तो सर्वे में जो भी नाम निकल के आएगा, अब नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का भी नाम है, लेकिन वो जो है वो उन कसौटियों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। सिर्फ मृत्यु की सिंपैथी, अपने पिताजी की मृत्यु की सिंपैथी के अलावा उनका कोई जनाधार नहीं है और कोई उनकी छवि भी इतनी अच्छी नहीं है। तो बीजेपी भी जो भी निर्णय करेगी, मुझे लगता है कि अर्चना चिटनिस और कृष्णवाड़ी मोघे में से होगा, और कांग्रेस में तो अरुण यादव निर्विवाद रूप से प्रत्याशी है। जी, चलिए उमेश जी मेरे साथ। उमेश जी, मेरा सवाल सुन पाए थे आप पहले? नहीं सुन पाया मनोज जी, लेट जुड़ा था मैं। जी जी जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस में अरुण यादव को लेकर चर्चाएं चल रही है, अब उनको दिल्ली मिलने बुला लिया, क्या ये पार्टी का अंदरूनी मामला है? लेकिन आपके यहाँ भी खंडवा की टिकट के चाहने वाले बहुत हैं, चाहे हम अर्चना चिटनिस जी की बात करें या मोघे साहब की बात करें। कैलाश जी का नाम भी चर्चा में आया था, पर उन्होंने खुद अपनी तरफ से इनकार किया था। हो सकता है दीपक जोशी भी एक नया नाम दिखाई दे रहा। क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? क्या कोई नए कैंडिडेट, क्योंकि हर्ष भी कह रहे हैं कि हर्ष के समर्थक अपनी बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यालय में आकर मिले भी थे, और कांग्रेस में अपना एक अलग राग दिखाई दे रहा है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा परिवार है, कांग्रेस पार्टी का परिवार भी बड़ा परिवार है, और जो परिवार बड़े होते हैं उन परिवारों में समान योग्यता, समान क्षमता और समान सामर्थ्य वाले बहुत सारे सदस्य होते हैं कि जो चुनाव लड़ने और जीतने की योग्यता रखते हैं जी। अब ये भारतीय जनता पार्टी परिवार के संगठन को तय करना होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के इस चुनाव में उम्मीदवारी का मामला किसके पक्ष में जाएगा। अनेक भारतीय जनता पार्टी के नाम है जिनको आपने गिनाया है। मेरी चूंकि संगठनात्मक प्रतिबद्धता है, मैं नामों को दोहराऊंगा नहीं जी, पर कमोबेश जितने नाम आपने दोहराए हैं और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से खंडवा लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे। अंततः कौन को वहां चुनाव लड़ना चाहिए, कौन को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल प्राप्त होगा, खंडवा का आने वाला लोकसभा का सदस्य कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जीत कर जाने वाला है,
ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में अपना एक सिस्टम है। हमारी जो प्रदेश की चुनाव समिति है, प्रदेश की चुनाव समिति जिन कार्यकर्ताओं को योग्य मानेगी उनके नाम की पैनल बनाकर अनुशंसित करेगी और अंतिम निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि निर्णयों की सामूहिकता होती है और सामूहिकता के आधार पर जो निर्णय करे जाते हैं, विशेष करके जो चुनाव के टिकट का निर्धारण किया जाता है, उसका जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें सर्वोच्च इकाई है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का निर्णय करेगी और जब समय आएगा, अभी तो मुझे लग रहा है कि सूचना का पास जुलम से लट्ठम लट्ठा चल रहा है। अभी तो ये तय नहीं है कि चुनाव की तारीख कब तय होगी। हाँ, लेकिन बीजेपी कार्यालय में सब लोग पहुंच रहे हैं। आपके मोगे साहब भी आए थे, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी और अर्चना जी अपनी तरह से लगी हुई है, तो वो दिखाई देता है कि टिकट चाहने वाले तो है। हाँ है ना मनोज जी, मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट पर अब इतने योग्य कार्यकर्ता हो गए कि 25-25, 10-10, 15-15 कार्यकर्ता होते हैं जो टिकट की अपेक्षा करते हैं। और राजनीति में अपेक्षा करना गलत भी नहीं है। इच्छाएं मर जाती है तो मुझे लगता है कि मनुष्य की जिज्ञासा और लड़ने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। वही मनुष्य योद्धा होता है जिसके भीतर इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। अब ये आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की जो एक महीन सी दूरी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति जानता है और उसका पालन करता है। वो अपनी आकांक्षाओं को कभी महत्वाकांक्षाओं की भेंट नहीं चढ़ने देता है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है जो टिकट लड़ना मांगना चाहता है, संगठन के परिवार में जाकर अपना विषय रख रहा है। अंतिम निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई जो है वो जो नाम अनुशंसित करेगी चुनाव समिति प्रदेश की, उसको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिरोज सिद्दीकी जी, चलिए वहां तो आकांक्षा महत्वाकांक्षा की बात करें उमेश जी, और होना भी चाहिए, लंबी कतार है, पर आपके यहाँ भी कतार लंबी है। और वैसे भी कांग्रेस में ये कहा जाता है कि जब इतने ज्यादा गुट हो जाए, अलग अलग टिकटें मांगने लगे, क्योंकि शेरा एक अलग तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने तो हल्का सा विरोध भी जताया जब उनसे बात हुई। दूसरी तरफ बाकी जो नामों की चर्चा है, झूमा सोलंकी का नाम कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी ने आगे बढ़ा दिया, तो इसमें क्या राजनीति है? देखिए, किसी का नाम किसी ने आगे नहीं बढ़ाया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। ये पहले अजय सिंह राहुल भैया को लेके बातें कर रही थी कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अब अरुण यादव जी की बात करें तो क्या मंत्रा अपने काम में लगी है, वो उनके काम में लगे हैं, किसी ने किसी का नाम नहीं बढ़ाया है। सीधी बात है कि हम हमारे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, जिला कांग्रेस कमेटियों से बात करेंगे और उसका एक पैनल बनाया जाएगा और उसके बाद फिर अंतिम चर्चा होगी। अभी तो नाम उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन हम हमारे काम में लगे हैं और देखेंगे उसके बाद। लेकिन अरुण यादव जी के को लेके बार बार चाहती है भारतीय जनता पार्टी की अरुण यादव जी का नाम हो, ताकि उनके समर्थक अरुण यादव जी का जो आधार है, जनाधार है, वो कांग्रेस से विमुख हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ऐसा कहीं नहीं है। अरुण यादव जी भी जो है, जिसको भी निर्णय होगा, अरुण यादव जी बाकायदा वहाँ खंडवा में रहकर चुनाव लड़ेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, लेकिन उत्तम मिश्रा जी कह रहे थे पब्लिक है, सब जानती है, मध्य प्रदेश में तो नेता है नहीं कांग्रेस के, सब दिल्ली में ही है। अब ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा जी तो सिंधिया जी की उधार दी हुई सरकार के गृह मंत्री हैं, तो पहले तो उन्हें अपनी सरकार को देख लेना चाहिए कि वो कैसे बनी है, वो किस आकार में बनी है। और अभी वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी गुजारिश भी करती, मांग भी करती कि बाढ़ग्रस्त एरिया जो क्षेत्र हैं वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन की नाकामियों के कारण बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्योपुर में कल एसपी कलेक्टर की गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए, लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो अभी पहले उस विरोध को थामे, कांग्रेस बीजेपी अपन बाद में देख लेंगे। जी उमेश जी कुछ कह रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी? नहीं, मुझे लग रहा है कि हमको अरुण यादव जी की कोई चिंता भी नहीं है और हमारी अपेक्षा में अरुण यादव जी का नाम है भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अरुण यादव जी को तो छोड़िए, अरुण यादव जी का तो कट मुझे लग रहा है कि दिवंगत और वरिष्ठ नेता जो आदरणीय थे सुभाष यादव जी, उनसे बहुत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सुभाष यादव जी को भी चुनाव के मैदान में हराया था और उनके गृह जिले में हराया था, उनकी परंपरागत विधानसभा पे हराया था। तो अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हवा या कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अरुण यादव खसक रहे हैं या अरुण यादव को संभालना चाहिए, ये दोनों ही विषय कांग्रेस पार्टी के हैं। अरुण यादव खसके ना खसके, इसमें हमारा नुकसान नहीं होना, ये नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी का होना है। तो अपने पिंजरे से निकलकर शेर बाहर नहीं जाए, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को करना है।
है ना। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी कहते हैं कि अरुण यादव को अपनी खेती संभालना चाहिए और इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है नहीं सज्जन वर्मा। तो मुझे लग रहा है कि जो जूते में दाल बट रही है वो उसी रेस्टोरेंट में बट रही है जो गांधी भवन रेस्टोरेंट कहलाता है। हमारा इससे क्या लेना देना और हमको क्यों जोड़ा जाता है इसमें। हम तो अपनी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मनोज जी। अरुण यादव जी सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आए, हमारी शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि अरुण यादव जी आए। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आधार तैयार कराए। कमलनाथ जी का पदार्पण तो बहुत अंतिम समय में हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष तो अरुण यादव जी थे, अजय सिंह जी थे। इन दोनों की जोड़ी ने कांग्रेस पार्टी का जनाधार यहाँ तैयार करा था। अब ऐसे जनाधार तैयार करने वाले नेताओं को सर्वे के नाम पे साइड ट्रैक किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई हमारा विषय भी नहीं, हमको बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आप शेर की बात कर रहे थे, वहां शेरा पहुंच गए, वो कह रहे हैं शेरा भी पहुंच गए। शेरा के लिए तो गोविंद सिंह जी ने कहा था कि नाम के शेरा बाकी उछल कूद बंदर की तरह करते हैं। तो मुझे लगता है कि शेरा की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले ही चिन्हित कर दी है। तो अब वहां पर शेरा आए, वहां पर खूंखार शेरा आए, वहां पर कोई हेरा आए, कोई घेरा आए, नत्थू खेरा आए, डेरा आए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है मनोज जी। कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना उनका उम्मीदवार कौन होगा ये हमारा विषय है भी नहीं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का फिरोज भाई ने बताया भी है कि उनका अपना एक सिस्टम है, वो सर्वे करा रहे हैं, उनकी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बुला रहे हैं, तो वो बेहतर ढंग से अपना उम्मीदवार चयन कर पाएंगे। पर हमारी शुभकामनाएं अरुण यादव जी के प्रति जरूर है, क्योंकि अरुण यादव जी एक परिश्रमी नेता है और दिवंगत सुभाष यादव जी के साथ जो जीवित रहते हुए अन्याय कांग्रेस पार्टी ने करा था, मुझे लग रहा है कि वो उनके पुत्र के साथ नहीं होना चाहिए। जैसा अर्जुन सिंह के पुत्र के साथ अन्याय हो रहा है और सुभाष यादव जी के पुत्र के साथ भी वैसे ही अन्याय होगा, तो मुझे लगेगा कि केवल दो ही पुत्र सुरक्षित है, एक है नकुलनाथ जी और दूसरे जो है वो जयवर्धन सिंह जी। मुझे लग रहा है कि ये दो बेटों के अलावा भी कांग्रेस पार्टी में बहुत होनहार बेटे हैं। जी जी बिल्कुल। राजेश सिरोटिया जी, आपने कहा कि अरुण यादव सबसे मुफीद है, कांग्रेस के सबसे मुफीद चेहरे हैं, लेकिन ये सर्वे बीच में कहां आ जाता, और सर्वे यदि ऐसा नहीं रहा तो फिर चीजें कुछ और भी दिखाई देंगी। नहीं देखिए, ये सर्वे वाली परंपरा कांग्रेस में जो है शुरू की थी कमलनाथ जी ने 2018 में, तो वो उसी का अनुसरण करना चाहेंगे और कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि एक बार आपको एक निष्पक्ष निरपेक्ष भाव रखने वाले पर्यवेक्षक भेजकर जमीन की जरूर तलाश करना चाहिए कि जमीन में किसकी क्या हैसियत है। तो उस दृष्टि से जो है सर्वे किया जाता है। लेकिन ये तो अब सर्वे हो या नहीं हो, तो अरुण यादव निश्चित रूप से निवाड़ के जो है एक निर्विवाद नेता है कांग्रेस के, और उनके जितना कद जो है और किसी नेता का नहीं है। चाहे झूमा सोलंकी की बात कर लें या सचिन बिरला की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि बात तो अरुण यादव के पक्ष में जाएगी। समझता बीजेपी में है कि कृष्ण कुमारी मोगे आते हैं, अर्चना चिटलेस आती है, नंद कुमार चौहान के पुत्र आते हैं। जी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, उमेश जी कुछ कह रहे थे। देखिए, उमेश जी तो अभी शेरा जी को कुछ क्या कह रहे थे वो हमने सुना है, और शेरा जी को ही लेके वो मानेसर गए थे। जब उनको जरूरत भारतीय जनता पार्टी को होती है तब वो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी सर पे बिठा लेती है। वो काम निकलने के बाद दूध में मक्खी की तरह फेंक देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। ये सुभाष यादव जी के बारे में बहुत बात करते हैं। सुभाष यादव जी जो है वो सहकारिता के प्रोदा थे, और अगर आज अरुण यादव जी को कांग्रेस ने इतना भी बढ़ाया तो कहीं ना कहीं सुभाष यादव जी का एक अंश भी है और उनकी अरुण यादव जी की अपनी काबिलियत भी है। ये निश्चित रूप से सही है कि अरुण यादव जी जैसा कद्दावर नेता, खंडवा में सबसे पहले कद्दावर नेता वही है हमारे, ठीक है। लेकिन पार्टी है, पार्टी की लाइन है, पार्टी को अपना तरीके से तय करना है, इसलिए वो एक मंथन चल रहा है, वो मंथन चलता रहेगा, ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती कि बेचारी उमा भारती का क्या कसूर था, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। एक 302 का आरोपी तो मंत्री पद से नहीं हटा, और बेचारी उमा भारती जिसका कर्नाटक सरकार ने मुकदमा तक वापस ले लिया था, उनकी कुर्सी चली गई मुख्यमंत्री के पद से, दोबारा भी नहीं आ पाई। और किस तरीके से उन्हें बाहर का रास्ता धक्के देके बाहर निकाला गया कार्यालय से, ये शायद उमेश शर्मा जी को याद होगा कि एक बेचारी पिछड़े वर्ग की भगवाधारी हमारी इतनी अच्छी बहन उमा भारती जी के साथ ये व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरुण यादव जी हो, सचिन यादव जी हो, या हमारे जो सुभाष यादव जी स्वर्गीय हैं, कांग्रेस आज भी उस परिवार ने कांग्रेस की बहुत सेवा की है और कांग्रेस उसके लेकिन आपने कहा पिछड़े वर्ग के अरुण यादव, पिछड़े वर्ग की उमा जी हो, पिछड़े वर्ग के ही
अरुण यादव जी है, फिर ये बीच में कुदा दिया जाता है, झूमा जी को कुदा दिया जाता है, फिर कहीं से शेरा का नाम आगे बढ़वा दिया जाता है। उससे एक दिन पहले कमलनाथ जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और फिर ये भी चर्चा चल पड़ी कि नाम तो उधर से ही निकल के सामने आए। देखिए, सब तरफ से बातें आती हैं, चुनाव है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, करना भी चाहिए। इसमें कोई हरगिज कांग्रेस इस बात को मानती है कि अगर आप दावेदारी कर रहे हैं तो आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आपको अधिकार है। और भी लोग करेंगे दावेदारी, अभी तो और भी लोगों के नाम आएंगे और उसमें हमको एक सामंजस्य बिठाना है, एक सर्वे देखना है, 2 सामाजिक समीकरण देखना है वहाँ के, उन सबको देख के और एक निर्णय जो है वो फाइनल निर्णय पार्टी कर देगी सोनिया गांधी जी के समक्ष रख के, और हम उसको निर्णय करा लेंगे। इसमें कहाँ अभी कोई दिक्कत की, हमारे यहाँ कोई किसी चीज की लड़ाई नहीं। मैंने अभी जितनी डिबेट में आपसे जितनी भी बात की, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है मेरी किसी भी बात। नहीं, आपकी बात आप बात रख रहे हैं ना, वैसे आपकी बात में विरोधाभास नहीं है उमेश शर्मा जी, कई बातों में विरोधाभास नहीं है फिरोज जी के। लेकिन क्या ये चुनाव खासकर खंडवा का बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने भी? मनोज जी बताइए, आपके लोकतंत्र में कौन सा चुनाव होता है जो चैलेंज नहीं होता है? लोकतंत्र में वॉक ओवर नहीं दिए जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर हर एक चुनाव चुनौती होता है, चैलेंज होता है, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चुनौतियों की अभ्यस्त है। इसलिए अभ्यस्त है कि जो हमारी कार्य पद्धति है वो दैनंदिनी में कार्यकर्ता का निर्माण इस प्रकार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यक्रम रचना इस प्रकार की होती है, कार्य योजना इस प्रकार की होती है कि अहर्निश 365 दिन, एक माह में पूरे 30-31 दिन और हफ्ता में पूरे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका सीधा जनता से जुड़ाव बना रहता है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कार्य पद्धति है वो इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार की चुनाव, हर एक चुनाव चुनौती होता है और हर एक चुनौती को हम पार भी करते हैं, और खंडवा का भी चुनाव हम चुनौती मानते हैं, और इस चुनौती को भी भारतीय जनता पार्टी निर्णायक रूप से विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि ये चुनाव हमारे लिए केवल एक लोकसभा सीट मात्र नहीं है मनोज जी, ये हमारे लिए नंद कुमार सिंह जी चौहान की विरासत है। ऐसे नेता की विरासत है जिसका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में व्यतीत हो गया, जिनके खून का एक एक कतरा, पसीने की एक एक बूंद निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के अंदर खर्च हुई है। तो ऐसे नेता की जो सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, हम उनको आदरांजलि देना चाहते हैं। ये चुनाव हमारे लिए आस्था की अभिव्यक्ति का प्रश्न है। ये चुनाव हमारा नंद कुमार सिंह चौहान के लिए श्रद्धा की अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाएगा। ये चुनाव हम केवल नंद कुमार सिंह चौहान के चरणों में इस विजय को अर्पित करने के भाव से लड़ रहे हैं। एक सीट ना भी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो इस चुनाव को लेकर सन्निधि के साथ मैदान में उतरा है, उसके पीछे का भाव यह है कि हम सब स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और उनकी विरासत को सहेज कर रखना चाहते हैं। चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजेश जी, चलते चलते क्या थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? वैसे जैसे कह रहे थे उमेश जी, चुनौती तो सभी जगह होती है, लेकिन चीजें बदली है। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव जो है वो सहज भाव में नहीं होने वाले। जैसा कि मैंने आपको दमोह चुनाव के बारे में कहा था चुनाव से पहले, तो वो भाव जमीन पर अभी जो है शासन प्रशासन और सरकार की नीति को लेकर तो बहुत ज्यादा खुशी तो है नहीं, तो इसलिए जो है कांग्रेस को थोड़ा सा संघर्ष करने में आसानी होगी। लेकिन आखिरी में नतीजा उसी का होता है जिसका चुनावी प्रबंधन अच्छा होता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई जोड़ नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। खैर, चुनाव में क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, ये सब अभी बातें हैं, लेकिन जब उपचुनाव किसी सीट पर होने होते हैं तो उससे पहले एक सियासत गर्माती है। अपने अपने तरीके से लोग जो दावेदार होते हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि नंद कुमार चौहान वहां से लगातार चुनाव जीते हैं, और होता यह है कि जहां जहां इस तरह की बातें आई है, अधिकांश देखा गया है कि उनके परिजनों को टिकट दिया, लेकिन वहां की स्थितियां थोड़ी सी अलग है बीजेपी के भीतर भी। तो किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता, किसका मिलेगा मौका, इस पर हमारी नजर रहेगी। पर कांग्रेस का दिल्ली में कुछ तो चल रहा है, अब क्या होगा देखिएगा, हम भी देखेंगे, आप भी। समर्थन दावेदारी सस्पेंस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।